आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी यूनिट रेक्टिफायर्स का अध्ययन शुरू करेंगे। सबसे पहले रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, रेक्टिफिकेशन क्या है, वह यह क्यों आवश्यक है, इसका अध्ययन करना या जानना आवश्यक है। रेक्टिफायर्स एक प्रकार से वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देते हैं। हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन से आने वाली जो विद्युत है वो सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा होती है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। प्रत्यावर्ती धारा का आयाम समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, परंतु जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर इत्यादि सबको चलाने के लिए दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। दिष्ट धारा वह धारा है जिसका आयाम समय के साथ परिवर्तित नहीं होता या नियत बना रहता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को चलाने के लिए हमें दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टता की आवश्यकता होती है और यह काम रेक्टिफायर्स के द्वारा किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को या प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित किया जा सकता है, रेक्टिफिकेशन कहलाता है। रेक्टिफायर्स के लिए डायोड का यह गुण कि वह फॉरवर्ड वाइज या अग्रवाइसित होने पर धारा का संचालन करता है, यानी कि उसका प्रतिरोध नगण्य होता है, जबकि रिवर्स वाइज अवस्था में डायोड धारा का संचालन नहीं करता, धारा को पास नहीं होने देता। इस अवस्था में डायोड का इम्पीडेंस बहुत ज्यादा और आदर्श रूप में अनंत होता है। डायोड की इस नेचर या इस प्रॉपर्टी को यूज कर हम रेक्टिफायर्स बनाते हैं और सबसे कॉमन जो रेक्टिफायर सर्किट है वो हाफ वेव रेक्टिफायर या अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ है। अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ यहाँ आपको दर्शाया गया है, जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स की जो प्राइमरी कॉइल है उन पर वोल्टता V1 या VI निवेशित की गई है और यह वोल्टता ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल के मध्य Vs प्राप्त होती है। जब ट्रांसफॉर्मर की कॉइल का बिंदु A पॉजिटिव होता है तब डायोड D फॉरवर्ड वाइज अवस्था में होता है और इस अवस्था में यह धारा को प्रवाहित होने देता है। यह धारा डायोड द्वारा प्रवाहित होकर लोड रेजिस्टेंस से फ्लो होती है जो कि I है और इस धारा के प्रवाह से लोड रेजिस्टेंस के थ्रू के अक्रॉस VO आउटपुट प्राप्त होता है। जबकि नेक्स्ट साइकिल में इस साइकिल के लिए बिंदु A ऋणात्मक होता है और इस बिंदु के ऋणात्मक होने के कारण डायोड D रिवर्स वाइज अवस्था में पहुंच जाता है और इस अर्ध चक्र के लिए डायोड D का संचालन नहीं होता, यानी कि यह धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। इस प्रकार आउटपुट में हम देखते हैं
कि जो थर्ड पल्स है वो शो कर रही है कि जो नेगेटिव पार्ट है वह नहीं प्राप्त होता और आरएल के अक्रॉस केवल जो उच्च या पॉजिटिव साइकिल के जो पल्स है वही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हाफ वेव रेक्टिफायर द्वारा रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि जो आउटपुट में अपन को पल्स मिल रही है वो प्योरली डायरेक्ट वोल्टेज या डायरेक्ट करंट नहीं है। यह इसमें इसका जो आयाम है वह समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। इस कारण यह प्योर डीसी वोल्टेज नहीं है, परंतु फिर भी इसमें से जो नेगेटिव साइकिल्स हैं उनके हट जाने से कुछ हद तक यह एक दिशिक पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव साइकिल की वोल्टता ही प्राप्त हो रही है। इस आउटपुट वोल्टता को हम पल्सेटिंग या स्पंदमान वोल्टता कहते हैं। यह पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता VI इक्वल टू EP साइन ऑफ ओमेगा टी निवेशित करते हैं तो द्वितीय कुंडली पर यह VS इक्वल टू NEP साइन ऑफ ओमेगा टी प्रेरण से प्राप्त होती है और वोल्टता VS के धनात्मक अर्धभाग के लिए बिंदु A धनात्मक व B ऋणात्मक रहता है, जिससे PN संधि डायोड अग्रवाहित हो जाने के कारण परपथ में धारा प्रवाहित होती है। यह धारा केवल अर्धचक्र के लिए ही प्राप्त होती है और निर्गम वोल्टता जो है VO इक्वल टू IRL चित्रानुसार जो मैंने अभी समझाया था उस हिसाब से उस अनुसार प्राप्त हो जाती है। और अभी जैसा कि हम बता रहे थे कि यह निर्गम वोल्टता सदैव धनात्मक होती है, परंतु समय के सापेक्ष नियत नहीं होती, इसलिए यह स्पंदमान वोल्टता है। यदि हम लोड से प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात करें तो I इक्वल टू VS ओवर RL प्लस R होगा। RL लोड प्रतिरोध है और R डायोड का प्रतिरोध और द्वितीय कुंडली के प्रतिरोध का योग है। BS इक्वल टू EM साइन ऑफ ओमेगा टी है जब t लेस देन ग्रेटर देन 0 और लेस देन कैपिटल T बाई 2 हो, यानी कि अर्ध चक्र के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए I इक्वल टू EM ओवर RL प्लस R इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्राप्त होता है। और यदि हम EM ओवर RL प्लस R को IM लिखें तो I इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यह धारा शून्य होगी, चूंकि इस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड रिवर्स बाइस्ड है। यदि हम स्पंदमान धारा या वोल्टता का औसत मान ज्ञात करना चाहें, जिसे हम IDC कह रहे हैं, तो इसका मान 1/T और 0 से T तक करंट को समय के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने पर प्राप्त होता है और यह मान IM ओवर T 0 to T by 2 साइन ऑफ ओमेगा टी dt इक्वल टू IM ओवर ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी को आप इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी और इसकी लिमिट 0 से T by 2 लगा दें तो अपन को IDC इक्वल टू IM ओवर पाई प्राप्त होगा। यहाँ ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई है। और यदि RL के सिरों पर औसत वोल्टता का मान ज्ञात करें तो IDC को RL से मल्टीप्लाई कर देते हैं
और ईडीसी का मान EM ओवर पाई इंटू आर प्लस आर एल प्राप्त होगा। इस समीकरण को हमने 4 नंबर दिया है। चूंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि पूर्ण चक्र के लिए जो धारा प्राप्त हो रही है वो डीसी नहीं है, पल्स सेटिंग है, इसलिए एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के औसत के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल या IRMS कहते हैं, और हमें इस पूर्ण चक्र के लिए IRMS का मान स्क्वायर रूट ऑफ I बार स्क्वायर से प्राप्त होगा, और I स्क्वायर RMS इक्वल टू 1/T 0 to T I स्क्वायर dt होगा। यदि हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी लिखें और इसको इंटीग्रेट करें तो यह IRMS का मान EM ओवर 2 इंटू आर प्लस आर एल प्राप्त होता है। इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सकता है। और IRMS का मान ERMS का मान अगर निकालना चाहें तो IRMS के मान को लोड प्रतिरोध RL से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि समीकरण 6 के अनुसार ERMS इक्वल टू EM RL ओवर 2 इंटू आर प्लस आर एल प्राप्त होता है। अब इस दस्तकारी की एफिशिएंसी या दक्षता क्या है, इसको ज्ञात करते हैं। एफिशिएंसी जो है वो आउटपुट में अपन को जो डीसी प्राप्त हो रही है उसको इनपुट में जो एसी दी गई है उससे डिवाइड करते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 तो परसेंटेज एफिशिएंसी प्राप्त हो जाती है, और इसका मान PDC ओवर PAC इंटू 100% होगा। PDC दिस इज इक्वल टू IDC स्क्वायर RL, IDC का मान EM स्क्वायर RL ओवर पाई स्क्वायर R इंटू आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर मिलेगा जब अपन IDC का मान यहां पुट कर देंगे। तो अब बात यह आती है कि निवस्त जो इनपुट प्रत्यावर्ती जो पावर है वो कितनी है। चूंकि इनपुट में जो हमने दिया है वो AC दिया है, इसलिए PAC का मान होगा I स्क्वायर RMS इंटू RS प्लस RF प्लस RL। RS प्लस RF का मान कैपिटल R हमने लिया है, तो PAC इक्वल टू IRMS स्क्वायर R इंटू IRMS स्क्वायर इंटू R प्लस RL होगा, और IRMS का मान रखने पर हमें PAC का मान EM स्क्वायर ओवर 4 इंटू R प्लस RL प्राप्त होगा, और यह मान हम दक्षता के जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दें तो PDC ओवर PAC का मान हमें 4 ओवर पाई स्क्वायर RL ओवर R प्लस RL इंटू 100% प्राप्त होगा, जिसको सॉल्व करने पर यह परसेंटेज एफिशिएंसी 40.6 ओवर 1 प्लस R ओवर RL परसेंटेज प्राप्त होती है। और इस एक्सप्रेशन से स्पष्ट है कि RL यानी कि लोड प्रतिरोध के मान में वृद्धि करते हैं तो दक्षता का मान बढ़ाया जा सकता है। लोड प्रतिरोध का मान जितना अधिक होगा उतना ही एफिशिएंसी अधिक होगी। यदि लोड प्रतिरोध इनफाइनाइट है तो दक्षता 40.6% प्राप्त होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अर्ध तरंग दस्तकारी की जो अधिकतम एफिशिएंसी या अधिकतम दक्षता है वो 40.6% होती है। अब डिफाइन करते हैं रिपल फैक्टर या उर्मिका गुणांक। दस्तकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता या धारा
एक दिशिक तो होती है, परंतु जैसा कि मैंने बताया कि यह समय के साथ नियत नहीं रहती। और निर्गत धारा या वोल्टता में जो पल्स प्राप्त होती हैं, जिन्हें अपन रिपल कहते हैं, तो इस रिपल को मिनिमाइज करना या कम करना आवश्यक होता है। तो जो रिपल फैक्टर है वह इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि निर्गत प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान ओवर निर्गत औसत या दिष्ट घटक का मान, यानी कि जो रिपल फैक्टर होता है वो IAC ओवर IDC के बराबर होता है, जहां IAC अल्टरनेटिंग करंट है जो कि आउटपुट में प्राप्त हो रही है, और IDC डायरेक्ट करंट है जो कि आउटपुट में मिलती है। तो क्या चक्कर है, जो रिपल फैक्टर है उसके लिए IAC का मान इस प्रकार ज्ञात किया जाता है कि लोड में कुल शक्ति इक्वल टू IDC स्क्वायर RL प्लस IAC स्क्वायर RL, चूंकि आउटपुट में आपको IAC व IDC दोनों ही मिल रहे हैं। और इससे हम निकालें तो IAC का मान स्क्वायर रूट ऑफ IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर प्राप्त होता है, और जिससे उर्मिका गुणांक जो R है उसका मान IAC ओवर IDC इक्वल टू IRMS स्क्वायर ओवर IDC स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट होगा। और IRMS और IDC का मान रखते हैं तो रिपल फैक्टर R इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 स्क्वायर रूट प्राप्त होगा। और यदि हम इसे सॉल्व करें तो यह 1.21 यानी कि 121% प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट है कि अर्ध तरंग दृष्टकारी से जो आउटपुट प्राप्त होती है उसमें AC कंपोनेंट DC कंपोनेंट की बजाय अधिक है, यानी कि AC कंपोनेंट जो धारा के हैं वो ज़्यादा है। इस प्रकार यह फिल्टर एक अच्छा साधन नहीं है, एक अच्छी युक्ति नहीं है AC को DC में परिवर्तित करने के लिए। तो आज यह रिपल फैक्टर तक ही हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो इस अर्ध तरंग दृष्टकारी का शेष है उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।